नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विधायकों को बड़ी सौगात दी है। विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जानकारी दी और कहा कि 8 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग भी होगी। भूमिगत पार्किंग में करीब 1200 वाहन को पार्क करने की जगह हो। विधायक नगर पश्चिम की 21,460 वर्ग मीटर भूमि पर यह प्रोजेक्ट बनेगा और इसमें 160 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। विधायकों के लिए बन रहे फ्लैट्स होंगे 4 BHK और इसका निर्मित एरिया 3200 वर्ग फीट होगा। अपार्टमेंट में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और वेटिंग रूम की सुविधा दी गई। तो हाउसिंग बोर्ड ने एक नया अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया है। दरअसल मौजूदा कार्यकाल में 7वीं बार हाउसिंग बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। हाउसिंग बोर्ड अकेली ऐसी सरकारी संस्था जिसके कार्यक्रमों में इतनी बार शरीक हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 19 दिसंबर 2019 को हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आए थे मुख्यमंत्री गहलोत। शिक्षक और प्रहरी समेत कई योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। द्वारकादास पार्क में किया था द्वारकादास जी की मूर्ति का लोकार्पण। वहीं हाउसिंग बोर्ड की स्वर्ण जयंती समारोह में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। इसके बाद 20 अगस्त 2020 को CMR में 18 आवासीय योजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। वहीं मानसरोवर के सिटी पार्क में पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। और आज विधायक आवास परियोजना, AIS रेजिडेंसी योजना और इसके साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आज हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के सामने इस बात का जिक्र किया और कहा कि देखिए, आप 7 बार हाउसिंग बोर्ड के कार्यक्रम में आए और इस दौरान सौगातें। तो विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया। मंत्रियों और विधायकों के अंदर कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। विधानसभा में कुल 79 मंत्री और विधायक हुए वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल। विधायकों ने एक स्वर में की प्रोजेक्ट के लिए गहलोत की तारीफ और इसके साथ ही वो किल्लत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सरकार का एक मोटा पैसा किराए के ऊपर खर्च होता है। यानी कि जो मंत्री जिन मकानों में रहते हैं, विधायक जो मकानों में रहते हैं, उस पर एक मोटा खर्चा किराए के रूप में खर्च होता है। उससे बचेंगे और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए सरकार के प्रोजेक्ट की विपक्ष ने भी तारीफ की। पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर तारीफ की। विधायक आवास योजना की गुलाबचंद कटारिया ने प्रशंसा की। हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है यह प्रोजेक्ट और कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं ने कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ की और कहा कि हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव कर दिया अरोड़ा ने। जिस तरीके के प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने बीते कुछ सालों में दिखाए हैं, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव कर दिया है और इसकी तारीफ न सिर्फ सरकार कर रही है, बल्कि अब विपक्ष भी ये तारीफ करने से चूक नहीं रहा। पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर तारीफ की और विधायक आवास योजना की गुलाबचंद कटारिया ने तारीफ की, प्रशंसा की। हाउसिंग बोर्ड को भी इस दौरान ये प्रोजेक्ट, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को है, इसलिए कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं ने कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ की और कहा कि हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव कर दिया पवन अरोड़ा। वहीं वसुंधरा राजे के बयान पर मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया आई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा नहीं करने को लेकर प्रतिक्रिया आई और कहा कि अगर मैं बाहर निकला तो भीड़ जुटेगी और फिर लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। मेरे लिए बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें क्या करें। एक्सपर्ट अभी भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने की कह रहे हैं। विधायकों के लिए बन रहे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का आज शिलान्यास हुआ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से हमला बोला था, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाकों का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरा कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने
उन्होंने कहा कि अगर वो बाहर निकले तो भीड़ जुटेगी और फिर लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। मेरे लिए बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें मैं करूं तो क्या करूं। एक्सपर्ट अभी भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने की बात कह रहे हैं। दरअसल विधायकों के लिए बन रही मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का आज शिलान्यास हुआ। उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात की। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज होगा स्थापित। जयपुर में सेंट्रल पार्क स्थित कनक भवन में यह इंस्टीट्यूट होगा। 2 अक्टूबर से विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुरू किया जाएगा अध्ययन। संस्थान की स्थापना की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसके निर्देश दे दिए। वहीं मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। पीएसएफ अखिल अरोड़ा ने कैबिनेट से मंजूरी और वित्त संबंधी स्वीकृति के लिए जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं सचिव एनएल मीणा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक, लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति देव स्वरूप और जेडीसी गौरव गोयल ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। दरअसल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज इसकी स्थापना है और जयपुर में सेंट्रल पार्क स्थित कनक भवन में यह इंस्टीट्यूट चलने वाला है। 2 अक्टूबर से विभिन्न पाठ्यक्रमों से इसके अध्ययन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि गांधी जी को याद करते हुए पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी। संस्थान की स्थापना की कार्य योजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने दे दिए। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक ही यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक शिक्षा दी जा सके। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और 2 अक्टूबर से ये सब शुरू हो जाएंगे। दरअसल पीएसएफ अखिल अरोड़ा ने कैबिनेट से मंजूरी और वित्त संबंधी स्वीकृति के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। इस दौरान सचिव एनएल मीणा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक, लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति देव स्वरूप और जेडीसी गौरव गोयल ने सुझाव दिए हैं। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2 अक्टूबर से इस कॉलेज की शुरुआत होगी, इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी और ये जयपुर के सेंट्रल पार्क स्थित कनक भवन में होगा। पाठ्यक्रमों के जरिए अध्ययन युवा कर पाएंगे और संस्थान की स्थापना की कार्य योजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने दे दिए। मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप यहां उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। पीएसएफ अखिल अरोड़ा के द्वारा कैबिनेट से मंजूरी और वित्त संबंधी स्वीकृति के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सचिव एनएल मीणा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक, लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति देव स्वरूप और जेडीसी गौरव गोयल ने सुझाव दिए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा, जहां ओबीसी बिल पास हो रहा है। Please speak on the bill. Yeah, I am speaking on the bill. Yes, please. Kindly listen. I am speaking on the bill. Sure. After 49 years of nationalization of insurance sector, why this government has brought out this bill only to appease and help its cronies, the crony capitalists. Only Please to speak on help the the bill, crony Shri capitalists, the government has brought this bill. That is why I oppose on my behalf tooth and nail. Thank you. Shri Prashant Nanda ji. माननीय श्री प्रशांत नंदा जी। Thank you, sir. The proposed legislature seeks to ensure that the guaranteed amount of up to 5 lakh is paid to depositors within 90 days of the Reserve Bank of India (RBI) placing a bank under moratorium. I support the bill, sir. Sir, the central feature of the bill is the insertion of Section 18A after Section 18 of the Principal Act. The second major feature of the bill is the amending of Section 15 to enable the corporation to increase
ceiling an amount of premium with prior approval from RBI. मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 127वां संविधान संशोधन हुआ और राज्य सरकारों को वापस से वो शक्ति मिल गई जिसके जरिए वो अपने हिसाब से ओबीसी की सूची बना सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 मई को महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, दरअसल वो फैसला इसके बीच में आ गया था और इस वजह से उस दौरान कहा गया था कि ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। 2018 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया गया था और उसकी वजह से 5 मई को जब ये फैसला आया तो फिर ओबीसी सूची का अधिकार केंद्र के पास चला गया, जबकि ओबीसी सूची जो केंद्रीय है वो राज्यों की सूची से काफी भिन्न है। यानी कि अगर केंद्रीय सूची को लागू किया जाए तो फिर राज्य की कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी से बाहर हो सकती हैं और इसलिए संशोधन किया गया, 127वां संशोधन, जिसके बाद वापस राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त हो गई कि वो अपनी ओबीसी की सूची का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें जातियों को जोड़ सकती हैं, जातियों को हटा सकती हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, राज्य की राजनीति केंद्र से प्रभावित ना हो इसलिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ओबीसी की लिस्ट राज्य सरकारें वापस अपने हिसाब से बना पाएंगी, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात, जब कल भी इतना लंबे समय से लोकसभा में जो रकस था, जो विरोध था, उसमें जब विरोध में एक भी आवाज नहीं उठाई गई ओबीसी बिल के दौरान और सांसदों में एकता दिखी, और इसका मतलब यही समझना होगा जो आप कह रहे हैं कि 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को किसी जाति को आरक्षण देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आरक्षण सूची में किसी जाति को जोड़ना घटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। अब आप जो ये एकता का मतलब था कल लोकसभा में जी, कि हम आपको बात समझा रहे हैं। इसकी हाइलाइट्स ये हैं कि लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया गया था, उसके बाद आज राज्यसभा में पास हुआ और अब राज्यों के पास पूरी वो शक्ति होगी, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और लोकसभा आपको बता दें कि शिवसेना सांसद ने राज्यों में 50% आरक्षण सीमा हटाने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव भी लाया जी। लेकिन अदिति, इसको राजनीतिक तौर पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन, बाकी 4 राज्यों के इलेक्शन उसके साथ हैं। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके बाद यह था कि केंद्रीय ओबीसी की सूची लागू होगी और राज्यों की सूची के हिसाब से काफी जातियां उससे बाहर हो जाती हैं, क्या उनको वापस जोड़ने, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फैसला लिया गया और इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया? देखिए, जाहिर तौर पे, और यही वजह थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सूची है ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार केंद्र से राज्यों को ट्रांसफर करने वाले इस संविधान संशोधन विधेयक के 386 सांसदों का समर्थन लोकसभा में ही मिला था, और जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं आया। और यही वजह है जो आपने बताया। इसके अलावा अब आज राज्यसभा में भी इसको संशोधन मिल गया। लोकसभा में 127 संविधान संशोधन पर बहस करते हुए सत्ता विपक्ष सांसदों ने एक दूसरे पर तोहमत तो जरूर लगाई, लेकिन मतदान के वक्त सब साथ दिखाई दे। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल देश की आबादी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी वाले ओबीसी की जातियों को नाखुश नहीं करना चाहता, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। यही इसका असली मकसद है। इसी वजह लेकिन इसके साथ ये ना माने अदिति कि अब कुछ और जातियां इसमें फ्रंट फुट पर आएंगी जो चाहेंगी कि ओबीसी में शामिल हों, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे मराठा, हरियाणा में जिस तरीके से जाट, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत, ये तो पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। अब कुछ और जातियां निकल कर आएंगी जो कहेंगी कि ओबीसी में शामिल कीजिए। जाहिर तौर पर ये होने वाला है। पहले भी कई बार आपने जिस तरह के आपने जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से और भी कई जातियां होंगी जो खुद को ओबीसी में शामिल करना चाहती होंगी, जिस तरह का जो
फायदा अब मिलने वाला है जी। वो उनको मिल सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद केवल पॉलिटिकल माइलेज की वजह से किसी भी सांसद, किसी पार्टी ने इसके विरोध में आवाज नहीं उठाई थी। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय मंत्री का भी बयान आया था। इस पे वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि सरकार इस भावना को समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा पर विचार किए जाए, क्योंकि इस सीमा 30 साल पहले तय कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने बार बार कड़ाई से, बहुत ही कड़े उससे कहा था कि यह सीमा हटानी चाहिए। इसलिए इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। और इंदिरा साहिनी केस में जो एक केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीमा के इतर इसी आरक्षण देने के आदेश दिए थे, लेकिन बिल्कुल विशेष मामलों में और अन्य समुदाय के लिए जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसे महाराष्ट्र को छूट मिल गई थी, तो ये बात सही है कि अब दूसरी और जातियां होंगी जिसमें वो अपने आप को ओबीसी में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका था, उसका भी इन्हीं तरह का जो है 5 मई को इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी और ये तमाम बातें थी। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दरअसल ओबीसी बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ये कानून बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी बिल को वापस इस तरीके से किया गया कि राज्य अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट जारी करे, जरूरत शायद ये भी है कि इसका वर्गीकरण भी किया जाए, क्योंकि ओबीसी का फायदा 5 या 10 जातियों को मिलता है, जबकि राजस्थान में 120 के आसपास जातियां बताई जाती हैं जो ओबीसी में लिस्टेड है। अगर वर्गीकरण हो जाए तो बेहतर तरीके से सभी को उसका फायदा हो।